अब हमें देखना है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप होता है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल्स सेम है उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 3 3। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें सारे ही नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो है। ठीक है, अगर सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज क्या है कि सारे डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम है। ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, √2 हो सकती है, √3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बट अगर ये सब सेम है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमें कि अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर नॉन उसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हो जाए, सारे सेम एलिमेंट्स हो जाए तो उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग इस वाले मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। हाँ, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो तो जीरो है। ठीक है, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं। साथ में क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो भी इक्वल है, मतलब इसकी भी वैल्यू जीरो है, इसकी भी वैल्यू जीरो है, इसकी भी वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो ये दोनों ही मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, ये दोनों ही मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि इन सब में डायगोनल एलिमेंट सेम है और इन सब में भी डायगोनल एलिमेंट सेम है। ठीक है, और ये वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है और स्केलर मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। और जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसमें वो एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप होता है, बट उसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो सब उन सब की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स का एक टाइप है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू 1 होना पड़ता है। ठीक है, तीनों ही वैल्यू या फिर जितने भी ऑर्डर है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है सबकी वैल्यू 1 होनी पड़ती है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना पड़ता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2x2 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, 2x2 का कैसे बनेगा? आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो आप देखिए यहाँ पे जो डायगोनल है वो 1 है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो जो मैट्रिक्स ए है हमारा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, जो मैट्रिक्स बी है हमारा वो एक स्केलर मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स आई है हमारा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्लियर क्लियर अंतर दिख रहा है। यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, यहाँ पे भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, इसलिए ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। बट यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाने के कारण ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, मतलब ये वाला मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू 1 होना पड़ता है। 1 को छोड़ के अगर कुछ भी और होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट आता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एक 2x3 का नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 2x2 का नल मैट्रिक्स है, कितने भी ऑर्डर का हो, अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स, तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में।
एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ए बोल लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है जो बी बोल लेते हैं, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी आप लोगों को दिख जाएगा, ये यहाँ पे इक्वल का साइन बना हुआ है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, और हमें बोला गया है कि दोनों ही मैट्रिक्स सेम है। उसमें हमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। अलग अलग वेरिएबल्स हमारे पास है और उन सबकी वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, मतलब जो सेम सेम पोजीशंस पे जो एलिमेंट्स है, दोनों ही मैट्रिसेस में, उन दोनों को हमें यहाँ पे इक्वेट करना है। मीन्स यहाँ पे देखेंगे आप, तो इस पोजीशन पे लिखा हुआ है x+3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो इन दोनों को हमें इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो x+3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, वैसे ही आपको z+4, ठीक है, जो z+4 है हमारा, उससे इक्वेट करना है 6 से। ठीक है, तो z+4 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से आपको z की वैल्यू 2 मिल जाएगी। सिमिलरली आपको ये 2y-7 को 3y-2 से इक्वेट करना है। ठीक है, तो 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2, तो यहाँ से आप देखेंगे आपको मिल जाएगा 9, नो 9 नहीं, -5 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू -5। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सेम पोजीशन पे। ठीक है, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। यहाँ से आपको मिल रहा है b-3, यहाँ से आपको मिल रहा है 2b+4। ठीक है, तो b-3 इज इक्वल टू 2b+4। b-b, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू जो मिलेगी वो होगी 1। 1 नहीं आ रहा है क्या, -7 आ रहा है। हाँ ठीक है, ये वाला जो 4 है वो इधर जाके -4 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी -7। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो बची हुई वैल्यूज है वो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, दोनों ही मैट्रिसेस में सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को इक्वेट कर देना है। इक्वेट करने के बाद आपको नोन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का ही आपके एग्जाम में आएगा ये। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी सेम टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इस वाले मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे वो करना है, इक्वेशंस बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इस वाले एलिमेंट को, मीन्स फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है a11 जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं a11। ठीक है, और इस वाले एलिमेंट का सेम एलिमेंट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2a+b, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को इक्वेट करते जाना है, आपका आंसर आते जाएगा। 2a+b इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा a-2b। ठीक है, a-2b इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम कर लेते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों ही इक्वेशंस को हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के पहले हमें कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, और इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नए इक्वेशन आ जाएंगे, 2a+b इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो सारे एलिमेंट्स 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 2a आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4b, और यहाँ पे आ जाएगा -6। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। आपको इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से माइनस कर देना है, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से माइनस कर देना है। तो ये जो 2a-2a है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। b -4 भी आपका +5 भी आ जाएगा, तो 5b इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। ठीक है, b की वैल्यू 2 आने के बाद आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो a-2b
तो b की वैल्यू अगर 2 है तो 2b की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ से -3 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है, a की वैल्यू हमारा 1 आ रहा है और b की वैल्यू जो है वो 2 आ रहा है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, दोनों ही मैट्रिक्स में एक सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को इक्वेट करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें दो इक्वेशंस मिला, हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है सी और डी। तो सी और डी निकालने के लिए क्या करना है वो भी आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपको इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11। सिमिलरली 4c प्लस 3d, ठीक है, इज इक्वल टू 24। तो ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगे आपके पास। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको सी और डी की वैल्यू मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा मैं सॉल्व करने नहीं वाला हूँ, कि आप लोग खुद से कर सकते हैं। बहुत ही इजी चीज है, क्लास 8-9 के बच्चों को भी इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए, ठीक है, उसमें हमें कुछ चीजें निकालनी है, राइट। ठीक है, मैट्रिक्स ए में हमें सबसे पहले बताना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में शायद मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम गिनते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं, और रोज कैसे पता चलता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है आर इंटू सी, रोज होता है हॉरिजॉन्टल, कॉलम होता है वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कितने लाइंस बन रहे हैं हमारे पास, 3 लाइंस बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो रो हो गया वो हो गया 3। ठीक है, कितने वर्टिकल लाइंस बन रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारा जो कॉलम हो गया वो हो गया 4। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ऑर्डर जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 3x4। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन में दूसरा जो पार्ट है वो पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो यहाँ से गिन लीजिए कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर आप 3 इंटू 4 कर लीजिए, आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स कुछ भी नहीं होता है। एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए जो नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गिवन मैट्रिक्स में हमें 12 एलिमेंट्स दिख जाएंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, तो 13। ठीक है, सबसे पहले तो हमें निकालना है A13। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो हाँ, अब देखिए आपको निकालना है A13। ठीक है, A13 का क्या मतलब होता है, A13। ठीक है, A13 का मतलब होता है हमें फर्स्ट वाला जो होता है वो रो बताता है और सेकंड वाला जो होता है वो कॉलम बताता है। तो हमें फर्स्ट रो में जाना है, तो मैं फर्स्ट रो में चला गया। ठीक है, अब हमें थर्ड कॉलम में जाना है, तो मैं थर्ड कॉलम में चला गया। देखो कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे। तो देखते हैं कि वो वाला एलिमेंट क्या है, तो वो वाला जो एलिमेंट है वो है 19। ठीक है, तो A13 जो हो जाएगा वो हमारा 19 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग चले जाते हैं A21 पे। ठीक है, तो A21 में जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो हमें रो बताएगा, सेकंड वाला कॉलम बताएगा। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कॉलम रो नंबर 2। ठीक है, रो इज 2 कॉलम इज 1, तो रो नंबर 2 कॉलम इज 1। तो ये वाला जो एलिमेंट है और उस एलिमेंट पे लिखा हुआ है 35। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमें एलिमेंट्स पहचानना है। तो बाकी जो 3 क्वेश्चन है, बाकी जो 3 है 833 824 और 823, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। बहुत ही आसान चीज है, आप खुद से कर सकते हैं। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements?
ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल में भी किया है जिसमें हमें टोटल 8 एलिमेंट्स गिवन थे। ठीक है, यहाँ पे हमें 24 एलिमेंट्स गिवन है, तो हम पॉसिबल ऑर्डर्स अगर देखें तो 24 इंटू 1, ठीक है, ये हो सकता है और इसका उल्टा हो सकता है, मीन्स 1 इंटू 24। 24 इंटू 1 में और 1 इंटू 24 में अंतर है। 24 इंटू 1 का मतलब होता है 24 रोज और 1 कॉलम। 1 इंटू 24 का मतलब होता है 1 कॉलम, सॉरी 1 रो एंड 24 कॉलम्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 इंटू 12 और 12 इंटू 2, इससे भी 24 आता है। ठीक है, फिर आप जा सकते हैं 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 6 इंटू 4 और उसके बाद 4 इंटू 6। तो ये कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे गलत हो गई, 3 इंटू 8 होना था, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद 4 इंटू 6। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे हमें 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6 दोनों को इसलिए कंसिडर करना है क्योंकि दोनों में अंतर है। 6 इंटू 4 का मतलब है 6 रोज एंड 4 कॉलम्स, 4 इंटू 6 का मतलब है 4 रोज एंड 6 कॉलम्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि कैसे पॉसिबल ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हम ये इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो आप सब लोग जानते हैं कि 13 एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 13 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो इसके दो ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। एक हो सकता है 13 इंटू 1 और एक हो सकता है 1 इंटू 13। 13 इंटू 1 में आपको 13 रोज और 1 कॉलम मिलेंगे। ठीक है, जो कि ऐसा बनेगा 13 रोज 1 कॉलम, यहाँ पे 13 एलिमेंट्स जमा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ऐसे आप जमा सकते हैं और 1 इंटू 13 के लिए आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसे ऐसे करके टोटल 13 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इफ द मैट्रिक्स has 18 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 5 elements? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई अंतर नहीं है, आप लोगों को आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन 2 को अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 18 एलिमेंट्स के लिए बन जाएंगे, जो पॉसिबल ऑर्डर है 18 एलिमेंट्स के लिए वो हो जाएगा 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। ठीक है, और कोई नंबर है? नहीं। ठीक है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए हमारे पास? 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। ठीक है, और अगर सेकंड क्वेश्चन जो है इसका 5 एलिमेंट्स, ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा? 5 इज अ प्राइम नंबर, तो उसके दो ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है 5 क्रॉस 1 और दूसरा हो सकता है 1 क्रॉस 5। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, जो तीनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन है, उसमें से मैं एक ही सॉल्व करूंगा और आपको बाकी दोनों खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए कैसे करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स अगर बनाना है तो हम लोग देख लेते हैं पहले मन में कि 2 क्रॉस 2 कैसा होता है। ऐसी पिक्चर तो आपके मन में बनी गई होगी कि 2 क्रॉस 2 में 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। आर भी यहाँ पे 2 है हमारे पास क्योंकि आर क्रॉस सी ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 क्रॉस 2 लिखा हुआ है तो आर भी 2 हो गया, सी भी 2 हो गया। ठीक है, इतना डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को, चाहे वो जिसको कुछ भी ना आता हो, उसको भी ये वीडियो समझ में आए। ठीक है, हाँ, अब हम आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है वो हो जाएगा A11। ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है ये हो जाएगा A12, ये जो एलिमेंट है ये हो जाएगा A21
और ये वाला जो एलिमेंट है ये हो जाएगा A22। ठीक है, A11 A12 ये सब कहाँ से आया? A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो में लाई करना और फर्स्ट कॉलम में लाई करना। ठीक है, 1 1 मतलब रो भी 1 है कॉलम भी 1 है, तो ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सिमिलरली A12 का क्या मतलब होता है? A12 का मतलब होता है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। A11 ठीक है, A12 मीन्स देखिए ये वाला जो है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो A12 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर हम A11 की वैल्यू निकालेंगे, A11 ठीक है, A11 तो हमें दिख रहा है कि A11 के लिए IJ, AIJ से A11 को कंपेयर कीजिए। ठीक है, AIJ से जब A11 को आप कंपेयर करेंगे तो आपको I की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी और J की भी वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप उस फॉर्मूले में I और J की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 + 1 = 2। 2 का स्क्वायर वहां पे लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, तो आपका आंसर मिल जाएगा 2। ठीक है, तो A11 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2। सिमिलरली अब हम A21 निकाल लेते हैं। A21 तो अगर आप A21 की जब बात करेंगे तो आपको I की वैल्यू 2 हो जाएगी। A21 को अगर आप AIJ से कंपेयर करेंगे तो आपको I की वैल्यू 2 मिल जाएगी, J की वैल्यू 1 मिल जाएगी। और अगर आप I और J की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 9 डिवाइड बाय 2 इज 9/2। ठीक है, तो A21 जो है हमारा वो आ गया 9/2। ठीक है, अब हम ऐसे ही A12 भी निकाल सकते हैं और A22 भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ A12। ठीक है, तो A12 के लिए अगर आप देखेंगे, A12 को अगर AIJ से कंपेयर करेंगे तो आपको I की वैल्यू 1 मिल जाएगी, J की वैल्यू 2 मिल जाएगी। फॉर्मूले में अगर आप पुट करेंगे तो I + J = 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सेम आने वाला है। ठीक है, मीन्स A12 भी आपका 9/2 आने वाला है। और अगर आप A22 के लिए सॉल्व करेंगे, जो कि आप अभी तक सीख ही गए होंगे, उसको सॉल्व करने से आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स रेडी हो गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, मीन्स बाकी के 2 क्वेश्चन मीन्स ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन दोनों पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा मैट्रिक्स बोला गया है? 3x4 बोला गया है। ठीक है, 3x4, 3x4 का पिक्चर कैसा बनेगा मैं यहाँ पे बनाता हूँ। 3x4 का मतलब होता है, ठीक है, R×C। ठीक है, ये ऑर्डर होता है, तो R×C में 3 जो हो गया वो R हो गया और 4 जो हो गया वो कॉलम हो गया। मीन्स 3 कॉलम्स है, तो सॉरी 3 रोज है और 4 कॉलम्स है, तो ऐसा कुछ एलिमेंट बनेगा। ठीक है, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो ये हो गया हमारा 3x4 का मैट्रिक्स। अब हम इसमें आ जाते हैं कि फॉर्मूला क्या गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम कैसा होगा? ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का नाम होगा A11। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट रो वाले और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का नाम A11, A12, A13, A14। ठीक है, आप आई होप आप लोगों को ये नंबरिंग समझ में आ रही होगी। ये जो जितने भी मैंने लिखा है A11, A12, A13 और A14, इन सब में रोज की वैल्यू 1 है कि ये फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट रो में लाई कर रहा है और सब में कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि कॉलम चेंज होता जा रहा है।
ठीक है, A21। अब मैं सेकेंड रो के लिए नंबरिंग कर रहा हूँ, तो मैं A21, 22, 23, 24 करूंगा। ठीक है, फर्स्ट रो के लिए R की वैल्यू 1, फर्स्ट कॉलम के लिए C की वैल्यू 1, वैसे ही नंबरिंग हो जाएगा A31, A32, A33 और A34। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया। A34। चलिए अब हम निकालते हैं। ठीक है, सब कुछ निकालने का नीड नहीं है, मैं 2-4 निकाल के आप लोगों को दिखा दूंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से हम लोग 4 निकाल के देखते हैं। कौन कौन सा मैं निकालने वाला हूँ? ये वाला मैं निकालूंगा, ये वाला मैं निकाल लेता हूँ, ये वाला मैं निकाल लेता हूँ, और ये वाला मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, बाकी सब तो आप खुद से निकाल लेंगे। तो A12, ठीक है, A12 की जब मैं बात करूंगा तो आपको A12 के लिए किससे कंपेयर करना होगा? Aij से। ठीक है, तो Aij से जब A12 को आप कंपेयर करेंगे तो आपको I की वैल्यू 1 मिल जाएगी और J की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो जब I और J की वैल्यू आपके पास आ गई है तो आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू मॉड ऑफ -3i। I की वैल्यू तो 1 है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, और J की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक है, तो -3 + 2 -1 होता है, -1 का मॉड 1 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 किसकी वैल्यू है? A12 की, तो यहाँ पे हम 1/2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ A11 था, तो ये वाला आंसर आ गया है। अब हम A14 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, A14। ठीक है, अगर A14 के लिए जब बात करेंगे तो आप Aij से कंपेयर करने के बाद आपको I की वैल्यू 1 मिल जाएगी और J की वैल्यू 4 मिल जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आएगा 1/2। ठीक है, इंटू मॉड ऑफ -3i, -3i मीन्स -3 प्लस जे मीन्स +4। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है +1 का मॉड जो होता है वो भी +1 ही होता है। ठीक है, तो A14 का आंसर भी हमारे पास 1/2 आ रहा है। ठीक है, 1/2। सिमिलरली A31 निकाल लेते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बोरिंग क्वेश्चन है, बार बार वही चीजें, वही फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, एक बार A31 निकालते हैं, लास्ट क्वेश्चन। A31 को अगर आप कंपेयर करेंगे Aij से तो आपको I की वैल्यू 3 मिलेगी, J की वैल्यू 1 मिलेगी। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 -3i मीन्स -3 × 3 इज -9। ठीक है, मॉड के अंदर +j इज +1। ठीक है, -9 + 1 इज -8, -8 का मॉड, -8 का मॉड तो 8 होता है भाई। ठीक है, और 8 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 × 8 आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाना है, यहाँ पे 4 लिखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, बाकी की वैल्यूज आप खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपके लिए नहीं करने वाला हूँ, ये आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ कॉन्सेप्ट बता देना, आप लोगों को समझा देना कि करना कैसे है। सारे क्वेश्चन तो आप खुद ही से कर सकते हैं। अगर मैं सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा तो वीडियो 3 घंटे का हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये वाला अगर आप देखेंगे तो आपको एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। ठीक है, सेम पोजीशंस के एलिमेंट को इक्वेट करते जाइएगा। 4 को इक्वेट कर दीजिए y से, तो y इज इक्वल टू 4। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। 3 को इक्वेट कर दीजिएगा z से, तो आ जाएगा z इज इक्वल टू 3। इससे आसान कुछ मिलेगा क्या? x इज इक्वल टू 1, तो ये x y z की वैल्यू आ गई अपने आप। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, सेम पोजीशन के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको x प्लस वाई को इक्वेट करना है 6 से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, x प्लस वाई को इक्वेट करना है 6 से, और उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है वो है एक्स वाई इज इक्वल टू, हाँ, इस एक्स वाई को इक्वेट करना है 8 से।
ठीक है, तो आपके पास ये वाले यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना होगा। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस वाले एलिमेंट्स को इस वाले एलिमेंट से कंपेयर किया तो मुझे मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इस वाले एलिमेंट को मैंने इससे इक्वेट किया तो मुझे मिला x y इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी आता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करने वाला हूं मैं जानता हूं कि x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है प्लस 2xy होता है। ठीक है, और x माइनस वाई का जो स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये हम लोग बाद में आएंगे इस पे। पहले आप इन दोनों इक्वेशन के बारे में सोचिए। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता है। ठीक है, इन दोनों ही फॉर्मूले को मैंने एक को इक्वेशन 1 ले लिया, एक को इक्वेशन 2 ले लिया, और मैंने दोनों को माइनस करने की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप LHS में जाएंगे, LHS वाले को देखेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इससे माइनस कर दिया आपने। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उल्टा सीधा नहीं सोचना है आपको। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए, ये तो हो गया LHS वाला। ठीक है, LHS में जो लिखा हुआ था उसको आपने माइनस कर लिया। अब RHS में माइनस कर लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर एक दूसरे से कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर एक दूसरे से कट जाएगा, ये 2xy और ये 2xy एक दूसरे से नहीं कटेगा क्योंकि इन दोनों का साइन ऑपोजिट है। तो 2xy माइनस माइनस 2xy हो जाएगा 4xy। ठीक है, अब आपने सोचा होगा कि अरे ये क्या इक्वेशन है, इन दोनों क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन को मिला के मैंने एक इक्वेशन बनाया है, इसको हम लोगों को इस क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों अपने फॉर्मूले में लिख सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं एज अ फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, अब उसका काम खत्म हो चुका है, इन दोनों का काम खत्म हो चुका है। जो भी करना है हमें ऊपर वाले फॉर्मूले से करना है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है x प्लस वाई का स्क्वायर, और x प्लस वाई कितना है, 6 है। तो x प्लस वाई का स्क्वायर की जगह मैंने 6 स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, फॉर्मूला आया था x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई हमें पता है 6 है, तो x प्लस वाई का स्क्वायर की जगह 6 का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर, कि x माइनस वाई का फॉर्मूला हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू 4xy, और xy तो 8 है, तो 4xy कितना हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज को पुट कर लिया है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, 6 स्क्वायर होता है 36 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज 32। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, आई होप आप लोग साथ साथ में चल रहे हैं, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अगर आप x प्लस वाई का स्क्वायर को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको आपको स्क्वायर रूट लेना होगा। सॉरी, x माइनस वाई के स्क्वायर को, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है। ठीक है, तो जब x माइनस वाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें दो आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे देखिए, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है।
ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और हमारे पास अभी आया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व कर देना है। ठीक है, एक और चीज है, हमारे पास x माइनस वाई की दो वैल्यूज आई है, तो हमें तो फिर से -2 वाले के लिए अलग से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, इन दोनों को भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 तो हमें क्वेश्चन से मिला हुआ था, और x माइनस वाई की दो वैल्यूज हमें मिली हुई है, और दोनों के लिए हम अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ मैं, ऐड। ठीक है, दोनों ही इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिएगा, तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू 8, तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। ठीक है, और x इज इक्वल टू 4 को अगर आप दूसरे किसी भी उन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज मिल गई कि x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 2 है। अब हम यहाँ पे भी सेम काम करते हैं, यहाँ पे भी आप ऐड कर लीजिए। तो आप यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे आप, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि पहले वाले आंसर में, पहला वाला जो आंसर था वहां पे हमें मिल रहा था x की वैल्यू 2, सॉरी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, और दूसरे वाले आंसर में हमें उल्टा मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों ही आंसर्स हैं यहाँ पे, दोनों ही आंसर्स में कोई भी गलती नहीं है, ये वाला भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है। आपको एग्जाम में दोनों ही आंसर्स लिख कर आना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर मिला था। ठीक है, x माइनस वाई का स्क्वायर मिला था, और वहां पे स्क्वायर रूट लेने पे हमें +-2 मिला, इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स मिले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला और x माइनस वाई के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले को एक दूसरे से माइनस कर दिया और एक दूसरा फॉर्मूला निकाला। ठीक है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं निकाला है, वो जनरली मैथ में, अलजेब्रा में वो बहुत बार यूज होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या आया था मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, आप फिर से उसको देख लीजिएगा। ये फॉर्मूला हमारा आया हुआ था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। ये हम लोग बहुत बार अलजेब्रा में इसको यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हमने x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दी, x वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें x वाई की दो वैल्यूज मिली। ठीक है, और दो वैल्यूज मिली इसलिए हमें इस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो हम लोग देख, एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज मिली है हमें 2 4, और y की हमें दो वैल्यूज मिली है 4 2। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 4 थी, जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 2 थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट और है, वो है z की वैल्यू निकालना। ठीक है, ये z की वैल्यू निकालना, तो z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 5 प्लस जेड को हम लोग 5 से इक्वेट कर देंगे, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो बेचारा z तो कुछ है ही नहीं उसके पास, 0 हो गया। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो तो और भी आसान है। ठीक है, तो वो देखते ही आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा कि करना क्या है। y प्लस जेड को 7 से इक्वेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू हो गया हमारा 7। अब x प्लस जेड को हम लोग 5 से इक्वेट कर देते हैं, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो गया हमारा। ठीक है, और x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स इसको इक्वेट कर लेते हैं 9 से। अब आप सोच रहे होंगे अरे बाप रे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेने हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेते हैं। पहले मैं 1 और 3 को सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन नंबर 3, 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 में y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है। इक्वेशन नंबर 3 के y प्लस जेड में मैं उसको पुट कर देता हूँ, तो वहां से मुझे मिल जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, सिमिलरली अब मैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 लेता हूँ। ठीक है, एक एक करके लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 और 3 जब मैं लूंगा तो देखिए यहाँ पे x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे इस x प्लस z को मैं 5 पुट कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 5 प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो y हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, तो z निकालना तो हलवा हो गया। हलवा कैसे निकालेंगे? देखिए x की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये 2 पुट कर दिया मैंने, y की वैल्यू 4 पुट कर दिया, प्लस z इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 6 प्लस z इज इक्वल टू 9, तो z हो गया हमारा 3। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं? ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही प्यार से उसने लिख दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा हुआ था? स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा हुआ था कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एम क्रॉस एन क्या बता रहा है हमें? एम क्रॉस एन बता रहा है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, एम क्रॉस एन मींस एम की वैल्यू, रो नंबर ऑफ रोज जो है वो एम है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो एन है। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आर और सी बराबर होता है, तो एम इज इक्वल टू एन होना चाहिए। तो ये हमारा हलवा आंसर, हलवा हलवा क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में। इतने भी हलवे नहीं होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन थोड़े टफ होते जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें। Which of the following gives the values of x and y? Make the following pair of matrices equal। ठीक है, make the following pair of matrices equal, यहाँ पे लिख दिया है उसने make the following pair of matrices equal, तो हम इक्वल कर देते हैं इन दोनों को। ठीक है, जैसे ही हम इक्वल करेंगे तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को इक्वेट करना होता है। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, आपको मिल जाएगा -7/3। ठीक है, y प्लस 7 1 को 8 से इक्वेट कीजिएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 7। ठीक है, और कुछ निकालना है क्या? नहीं, और कुछ नहीं निकालना है। यहाँ से भी अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, आप इक्वेट कर लीजिए, 5 इज इक्वल टू y माइनस 2। ठीक है, 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, यहाँ से भी आपको y की वैल्यू सेम मिलेगी। अगर अलग अलग मिल रही है तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आपने खुद से गुड गोबर किया हुआ है। गुड गोबर करने से आंसर चेंज हो जाता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, the number of find the number of all possible matrices of 3 cross 3 with entry with each entry 0 और 1 is। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन में, इसको हम ऊपर लेके आते हैं। हाँ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ठीक है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मींस 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 ये ऐसा कुछ होता है। पिक्चर पहले बनना चाहिए, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे नंबर, मतलब हम लोग वो ये बोल रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें या तो हम लोग 0 डाल सकते हैं या तो 1 डाल सकते हैं और कुछ डाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, 0 डाल सकते हैं और वो डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। अब टोटल आप देखिए, टोटल कितने स्पेसेस है हमारे पास फिल करने के लिए? 9 स्पेसेस है। ठीक है, 9 स्पेसेस में हमें या तो 0 पुट करना है या तो 1 पुट करना है। ठीक है, अब आप सोचिए, अगर मैं आपको ये वाले में फिल करने के लिए बोलूं, मैं आपको बोलूं चलिए चुनिए, यहाँ पे 0 डालना है या 1 डालना है, कितने नंबर्स की आपके पास पॉसिबिलिटी है? 2। आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
A11 में, यानी कि इस वाले स्पेस में या तो आप 0 डाल सकते हैं या तो 1 डाल सकते हैं, इसको छोड़ के कुछ भी नहीं डाल सकते। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई आपके पास? 2। ठीक है। अगर आप सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कि चलिए यहाँ पे कुछ भरिए, यहाँ पे, तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। ठीक है। यहाँ पे भी या तो 0 आएगा या तो 2 सॉरी या तो 1 आएगा। यहाँ पे भी या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। यहाँ पे भी 0 आएगा या तो 1 आएगा। यहाँ पे भी 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो ना 9 के 9 स्पेसेस में दो दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। और अगर आपने क्लास 11th में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ा हुआ है तो पॉसिबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मींस 9 टाइम्स हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो 9 टाइम्स जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 का पावर 9। ठीक है। और 2 का पावर 9 जो होता है वो होता है 512। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्योर मैट्रिक्स का नहीं है, ये क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, नहीं भी आएगा तो मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स हमें बनाना था। 3x3 के मैट्रिक्स में 9 स्पेसेस होते हैं। ठीक है। और 9 स्पेसेस में हमें क्वेश्चन में बोला गया है विथ ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है। यहाँ पे मतलब हम लोग सिर्फ 0 और 1 पुट कर सकते हैं, 2 नहीं डाल सकते, 3 नहीं डाल सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 3 लिख देता हूँ तो नहीं चलेगा, 3 नहीं लिख सकते या 4 नहीं लिख सकते, या तो 0 लिखना है या तो 1 लिखना है। ठीक है। तो 9 स्पेसेस, ठीक है, 9 स्पेसेस में हमें 0 या 1 पुट करना है। ठीक है। और हर स्पेस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार? 9 टाइम्स। ठीक है। 9 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा 2 का पावर 9। 2 का पावर 9 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 512। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ, सॉरी चैप्टर तो अभी नहीं हुआ है, एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 1 3.2। थैंक यू।